अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने स्कल के फ्रैक्चर्स देखे थे, हेड इंजरीज देखी थी, स्कैल्प इंजरीज देखी थी। अब हम वर्टिब्रल कॉलम शुरू करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग इट आई एम गोना टेल यू कि आपके पास जो स्कल इंजरीज हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में से कुछ पॉइंट्स बताऊँगी जो कि ज़्यादातर आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वर्टिब्रल कॉलम में बेसिकली कौन कौन से रीजन्स डैमेज हो सकते हैं। इट कैन बी थोरैकोलम्बर इंजरी, सर्वाइकोथोरैसिक इंजरी एंड एटलैंटोएक्सियल। ठीक है, थोरैकोलम्बर ऑब्वियसली मिडल ऑफ कॉलम में, सर्वाइकोथोरैसिक जो फ्लेक्सिबल जहाँ पे पोर्शन ज्वाइन करता है फिक्स पोर्शन को, एंड एटलैंटोएक्सियल जहाँ पे रेंज ऑफ मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है, वो भी डैमेज हो सकते हैं। सो फ्रैक्चर जो होगा वो बेसिकली उसकी कॉज डायरेक्ट वायलेंस हो सकती है, इनडायरेक्ट वायलेंस। डायरेक्ट वायलेंस में किसी डिजीज़ की वजह से होगा, जबकि इनडायरेक्ट वायलेंस में चिन पे कोई ब्लो था या फिर हिटिंग हेड या हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर फ्लेक्शन, ठीक है, कर ली, तो इस वजह से इनडायरेक्ट वायलेंस से फ्रैक्चर हो सकता है वर्टिब्रल कॉलम का। फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में 4 टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे और इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। कंकशन, कंप्रेशन, पिथिंग एंड लेसरेशन। कंकशन, ठीक है, कंकशन क्या है? ड्यू टू द ब्लो ऑन बैक, फॉल और बुलेट इंजरी, या कोई बंदा गिरा है, ठीक है, या फिर पीछे से कोई उसको ब्लो लगा है। और कंकशन इज़ द मोस्ट कॉमन इंजरी इन द रेलवे एक्सीडेंट। इसकी जो टाइप आती है वो रेलवे स्पाइन है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आता है कि रेलवे स्पाइन कौन सी कैटेगरी में आती है। स्पाइनल कॉर्ड की कंकशन होती है, कॉम्प्रेशन होती है, पिथिंग होती है या लेसरेशन होती है। तो ये याद रखना आपने कि कंकशन की वजह से रेलवे स्पाइन होती है। ठीक, फिर क्या होता है? सडन स्टॉप ऑफ द मोटर कार। अब एक और इंजरी है विप्लैश इंजरी, कि फ़ौरन से अगर गाड़ी रोकी जाए तो एकदम से बंदे का जो हेड है वो अगेंस्ट द विंड स्क्रीन लगता है, और तब जो इंजरी होती है इन द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज़ नॉन एज विप्लैश इंजरी। तो ये दो प्योरली एमसीक्यूज हैं कि विप्लैश इंजरी एंड रेलवे स्पाइन कंकशन के रिजल्ट में। बाकी इंजरीज में कंप्रेशन हो जाती है। कंप्रेशन में आपकी जो डिसलोकेशन हो जाती है स्पाइन की। ठीक है, अब ये डिफरेंट मैंने लेवल्स बताए हैं कि C1, C2, C3 के लेवल्स पे रिस्पायरेटरी पैरालिसिस होगा अगर यहाँ पे डैमेज होता है। C5, C6, C7 पे होगा तो 24 घंटे में डेथ हो जाएगी। T1, T2 लेवल पे डैमेज होगा तो 2 से 3 वीक्स में डेथ होगी। 2 से 3 वीक्स में जो है वो रिकवरी होगी, और उससे 2 से 3 वीक्स में पैरालिसिस होगी, जबकि T10, L1, L2 इसमें पार्शियल पैरालिसिस होगी। ठीक, फिर आपके पास है पिथिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिथिंग क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ द किलिंग। इसमें क्या किया जाता है? ये ज़्यादातर इन्फेंटिसाइड में, फीमेल इन्फेंटिसाइड के केस में इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ द किलिंग और मर्डर के बेस ऑफ द स्कल और सर्वाइकल जो वर्टिब्री स्टार्टिंग वाले हैं C1, 2, 3, उनके बीच में नीडल इंसर्ट की जाती है, और उनके बीच में हमें बताया मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है और सर्वाइकल कॉर्ड होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जब नीडल इंसर्ट की जाती है ये दोनों चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। रिस्पायरेटरी और जितने भी आपके वाइटल सेंटर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। रिस्पायरेटरी पैरालिसिस हो जाती है, रिस्पायरेशन अरेस्ट हो जाते हैं, अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ ऑफ द पर्सन। लेसरेशन पे आ जाते हैं, तो इसमें ये होता है कि नेक की ट्विस्टिंग अगर हो जाए किसी भी वजह से, लेसरेशन उससे हो सकती है, फॉर एग्जांपल रेसलिंग में या फिर फायर आर्म गेम्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं फेस की इंजरीज पे। ठीक है, फेस की इंजरी में डिसफिगरमेंट हो सकती है और लॉस ऑफ द साइट, ठीक है, आप देख नहीं पाएंगे, या फिर टीथ का लॉस हो सकता है। ठीक है, आइज़ को डैमेज, क्योंकि अब फेस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आइज़ का डैमेज हो सकता है ट्रॉमा के रिज़ल्ट में। नोज़ का डैमेज हो सकता है। ठीक है, इस जालसी, फॉर एग्जांपल जालसी में अगर किसी ने किसी को मारा, फेस इंजरीज़ में नोज़ डैमेज हो सकती है। नोज़ एंड ईयर्स दोनों हो सकते हैं। फॉर्सिबल पुलिंग ऑफ द ऑर्नामेंट्स इन रॉबरी, जिस तरह ज़बरदस्ती ज्वेलरी खींची जाए किसी से, ठीक है, नोज़ से या ईयर से। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स लाइक रॉबरी, टीथ डैमेज हो सकते हैं किसी असॉल्ट के केस में। ठीक है, और पूरा फेस डैमेज हो सकता है लाइक बॉक्सिंग के रिज़ल्ट में। पंच ड्रंक सिंड्रोम, पंच ड्रंक सिंड्रोम इसी को कहते हैं कि बॉक्सिंग के रिज़ल्ट में जब रिपीटेटिव ब्लोज होते हैं फेस को, तो उस वजह से जो इंजरीज होती हैं दे ऑल आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज अ पंच ड्रंक सिंड्रोम। नेक में आपकी हायोइड बोन आती है, ठीक है, जिसका फ्रैक्चर कॉमन है हैंगिंग में या फिर लाइगेचर में, स्ट्रैंगुलेशन में हो सकती हैं। कट थ्रॉट इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, और हायोइड बोन के जब फ्रैक्चर होता है तो उसके जो ब्रोकन फ्रेगमेंट्स होते हैं बाहर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं। सुसाइड और होमिसाइड के केस में हम देख लेते हैं कि बेसिकली क्या डिफरेंस हमें नज़र आएगा नेक के ऊपर मार्क्स में। ठीक है, सुसाइड में होगा कि लेफ़्ट या राइट साइड पे होगा मार्क एंड अबव थायराइड कार्टिलेज, जबकि होमिसाइड पे बिलो थायराइड कार्टिलेज। सुसाइड में हेजिटेशन कट्स होंगे। हेजिटेशन कट्स हमने पहले भी पढ़ा था कि जब एक बंदा खुद को मारने लगता है,
सो वो पहले कुछ हेजिटेशन कट्स लगाएगा एंड अल्टीमेटली फिर उसको एक इम्पल्स आएगी और वो एक डीप कट लगाएगा, जबकि होमिसाइड में कोई ऐसी सीन नहीं होगा तो उसमें डीप कट्स होंगे। सो साइड में मेन वुंड हैज़ मैनी कट्स, जबकि उसका मेन वुंड डीप होगा। तो साइड में स्लोप्ड अप मार्क होगा, उसमें स्लोप डाउन होगा। तो एसोसिएट द वुंड्स ऑफ द रिस्ट, ठीक है, जबकि होमिसाइड में ऐसे कोई वुंड्स नहीं होंगे। कैरोटिड आर्टरी का कुछ भी नहीं होगा सुसाइड में, ठीक है, जबकि कैरोटिड आर्टरी जुगुलर वेन कट हो जाएगी होमिसाइड के केस में। वेपन प्रेजेंट हो सकता है, होमिसाइड में ऑब्वियसली वेपन नहीं होगा। सुसाइड में ज़्यादातर जो लोकेशन है द बेडरूम और बाथरूम, जबकि होमिसाइड में सीन को डिस्टर्ब करने के लिए डिस्फिगरमेंट की जा सकती है। चेस्ट इंजरीज टू द चेस्ट, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा रिब्स की फ्रैक्चरिंग हो सकती है, 4th to 8th रिब ज़्यादा फ्रैक्चरिंग कॉमन है। फिर आ जाते हैं नोबिंग फ्रैक्चर्स। जो नोबिंग फ्रैक्चर्स और फ्लाइल चेस्ट बता रही हैं, द बोथ आर MCQs, ठीक है। नोबिंग फ्रैक्चर्स वो पूछते हैं कि ये कौन से फ्रैक्चर्स हैं, तो ये बैटर्ड बेबीज़ में, ठीक है। बैटर्ड बेबीज़ में जो भी रिब्स के फ्रैक्चर्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज अ नोबिंग फ्रैक्चर्स। फ्लाइल चेस्ट क्या होता है कि 3 सक्सेसिव रिब्स फ्रैक्चर, दोनों साइड पे जो आखिरी 3 रिब्स हैं उनका फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हम फ्लाइल चेस्ट कहते हैं। लंग्स की इंजरीज़ में कंट्यूजन हो सकती है, यानी डीप इंस्पायरेशन में अगर ब्लो आता है चेस्ट को या कोई फोर्सेस हैं पिंसर फोर्सेस, उनसे कंट्यूजन हो सकती है। सब प्लूरल हैमरेज हो सकता है, यानी एजॉल्टेड ट्रिप के केस में। एल्वुलर हैमरेज हो सकता है जब एल्वुलाई रप्चर करेंगे। लेसरेशन हो सकती है लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, हैवी वेट में, एजॉल्ट में। स्टैब वुंड हो सकते हैं नाइफ वुंड्स के केस में। ARDS यानी कि अडल्ट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम लंग इंजरी में हो सकता है। रिस्पायरेटर लंग हो सकता है जब मैकेनिकल वेंटिलेशन होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हार्ट की इंजरीज़ हैं। मायोकार्डियल कंट्यूजन हो सकती है, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकता है, ट्रोमेटिक रप्चर हो सकता है, स्पॉन्टेनियस रप्चर हो सकता है। मायोकार्डियल कंट्यूजन ये होता है कि माइनर ब्लो अगर चेस्ट वॉल पे हो, ठीक है, जबकि इन्फेक्शन में तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है। ट्रोमेटिक रप्चर में ये होता है कि हार्ट रप्चर ऑन राइट साइड और बेस पे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रप्चर तब होता है जब हार्ट पहले ही वीक होता है। एब्डोमेन में स्टमक, इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं बता रही हूँ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लें। स्टमक की जो है वो क्रश इंजरीज़ के रिज़ल्ट में, ओवर डिस्टेंशन में या परफोरेशन वगैरह में। इंटेस्टाइन्स में लेसरेशन हो सकती है। जिजिनम इज़ द मोस्ट कॉमन साइट, ये आ सकते हैं MCQ। स्टैब वुंड में स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होती है। अपेंडिक्स में राइट इलेक फोसा में अगर ब्लो आएगा। एब्डोमेन में पैंक्रियाज, लिवर एंड स्प्लीन। पैंक्रियाज जब किक आएगी अपर एब्डोमेन में तब डैमेज हो सकते हैं 5, ठीक है। लिवर फॉल, ब्लो या फिर किक, और ज़्यादातर राइट लोब इन्वॉल्व होता है। लिवर के लेसरेशन, सब कैप्सुलर हेमाटोमा दैट इज़ वेरी डेंजरस। स्प्लीन फॉल या ब्लो किक के रिजल्ट में, ठीक है, इनर साइड यानी मीडियल साइड ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है और हैमरेज हो जाता है बहुत सवेयर, तो डेथ हो जाती है। यूरिनोजेनिटल सिस्टम में आपके पास आ जाते हैं सबसे पहले किडनीज, ठीक है। लंबर रीजन में क्योंकि प्रेजेंट है तो डायरेक्ट वायलेंस अगर लंबर रीजन में, या फिर इनडायरेक्ट वायलेंस है हाइड्रोनेफ्रोसिस से। यूरिनरी ब्लैडर में पेल्विस का फ्रैक्चर हो जाता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। मेल यूरेथ्रा डैमेज हो सकती है पेरिनियम में अगर किक होगा, ठीक है। यूट्रस डैमेज हो सकता है अगर रप्चर होता है ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, मेल्स के केस में रिमूवल ऑफ द जेनिटल्स, और फीमेल के केस में लेसरेशंस हो सकती हैं वल्वा और वजाइना। बोन्स जो फ्रैक्चर होती हैं दे आर ऑफ क्लोज एंड द ओपन टाइप। क्लोज जब स्किन इंटैक्ट रहेगी, और ओपन फ्रैक्चर उसको कहेंगे जब स्किन की भी लेसरेशन हो जाती है। सो टाइप्स पे आ जाते हैं जनाब। टाइप्स में आपके पास है ट्रोमेटिक, पैथोलॉजिकल, सिंपल फ्रैक्चर, ट्रांजेक्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स, ठीक। एंटीमॉर्टम फ्रैक्चर एंड पोस्टमॉर्टम फ्रैक्चर में क्या डिफरेंस होगा? एंटीमॉर्टम फ्रैक्चर में ब्लड की इफ्यूजन हो जाती है, ठीक, जबकि पोस्टमॉर्टम में नहीं होती, कम होती है। एंटीमॉर्टम में इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी ब्लड की, इधर उधर ब्लड जाएगा, जबकि पोस्टमॉर्टम में नहीं जाएगा। एंटीमॉर्टम फ्रैक्चर में फैट एम्बुलाई के लेयर्स होंगे, पोस्टमॉर्टम में नहीं होंगे। जॉइंट्स में एक्यूट लेयन हो सकती है, क्रोनिक लेयन हो सकती है। एक्यूट में साइनोवियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्व होगा। क्रोनिक में वियर एंड टीयर्स हो सकते हैं, नीज, एंकल्स एंड हिप्स एंड स्पाइन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, ठीक है। जॉइंट इज़ फोर्स टू मूव बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, जितनी उसकी लिमिट है, जितनी डिग्री तक उसकी मूवमेंट नॉर्मली होती है, अगर उससे ज़्यादा उसको फोर्सफुली उस पर मूवमेंट की जाए तो तब उसमें स्प्रेन हो जाती है या फिर सबलक्सेशन या डिसलोकेशन हो जाती है। एंड एज ऑफ डिसलोकेशन कैसे बताते हैं? जो ब्रूज में कलर चेंजेस होते हैं या फिर जो फाइब्रस टिश्यू की अमाउंट होती है उससे बताया जा सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द रीजनल इंजरीज। थैंक यू सो मच।